गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी के गद्य में हम आपको पढ़ा रहे थे सेकंड लेसन मंत्र। अभी तक हमने आपको मंत्र में पढ़ाया कि किस प्रकार बूढ़े भगत जी अपने इकलौते पुत्र का इलाज कराने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आते हैं और डॉक्टर चड्ढा का समय उस समय खेलने का समय होता है, जिसके कारण वो बच्चे को नहीं देखते हैं और बच्चे को समय से इलाज न मिलने के कारण उसका देहांत हो जाता है। और ऐसी प्रकार आगे समय बीतता है और जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं उनके दो बच्चे होते हैं और एक बेटा और एक बेटी। बेटी का विवाह वो कर चुके होते हैं और बेटे की 20वीं वर्षगांठ का आयोजन वो अपने घर पर करते हैं, जिस पर शहर के प्रसिद्ध लोगों को बुलाया जाता है और साथ ही उनके पुत्र के दोस्त भी इस समारोह में आते हैं। जो डॉक्टर चड्ढा के पुत्र हैं कैलाश, उसे सांपों का बहुत शौक था। वो सांपों को पालता था। जब आयोजन में सभी मित्र उसे सांपों का खेल दिखाने को कहते हैं तो वो उन्हें अपने सभी मित्रों को अपने साथ ले आते हैं। इसी के आगे कंटिन्यू। अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुआ बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उनकी एक एक बात, उनके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया और किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही उनको सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपनी सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। जब वो सांपों को अपने हाथों में लेकर उन्हें दिखाते हैं तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने सांप के दांत तोड़ लिए होंगे, इसीलिए तुम इन्हें आसानी से दिखा रहे हो। इस पर कैलाश हंसकर बोलते हैं कि दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े होंगे, कहिए तो दिखा दूं। और ऐसा करके वह सांपों के दांतों को दिखाते हैं और जैसे ही सब उनके दोस्त उनके सांपों को देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसे जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लो। आया विश्वास, यह अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगलियों में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसे जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज पर एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। विष है ना, जो जहर है वो भी रफू हो जाता है। मित्रों में हलचल मच गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वे उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसे एक मित्र में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका और फर्श पर बैठ गया, क्योंकि जिस सांप ने डसा था वो एक भयंकर काला सांप था और उसका जहर धीरे धीरे असर कर रहा था उसके शरीर पर। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया और 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वो लेट गया और हाथ से पंखा झेलने का इशारा। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं उसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। मतलब उस सांप के काटने से
उस कैलाश की हालत प्रति क्षण मतलब हर क्षण बिगड़ती ही जा रही थी। और इसीलिए कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ। तो एक महाशय बोले, एक मुसलमान सज्जन ने उसको समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाश जिंदा हो गई है। ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, इनकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो ये नौबत ही ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता। बुलाइए किसी झाड़ फूक वाले को ही बुलाइए। और जब उसकी कंडीशन प्रतिशत खराब होती जा रही थी तो जो डॉक्टर चड्ढा थे वो बहुत घबरा जाते हैं और उन्हें ऐसे में लगता है कि कोई किसी भी तरह उनके पुत्र की जान बच जाए। और वो सभी से प्रार्थना करते हैं कि किसी को भी बुलाइए जो उसके पुत्र की जान को बचा सके। तभी एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाया, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ है। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणाली का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के ये स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई मित्र समाज था। वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहां अब करुण क्रदन और अश्रु प्रवाह था। मतलब वहां का माहौल पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। अब वहां पे हास्य की ध्वनि नहीं बल्कि शोक का क्रदन सुनाई दे रहे थे। शहर से कहीं मूल दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों से सिर डाले आग की ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चरपाई था न बिछौना, न किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। उसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता, यही उसकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने से कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। जाकर झगड़ूस हाथ से 10 से सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा। न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट दिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे, हमने तो सुना था, सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तंबाकू दे दे, एक चिल्लम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को। और ये बूढ़े भगत जी वही होते हैं जो डॉक्टर चड्ढा के पास अपने बेटे के इलाज के लिए आते हैं। और आज उसी चड्ढा को अपने बेटे के लिए उस भगत की आवश्यकता थी। और जब भगत को पता चलता है कि वो चड्ढा के बेटे को सांप ने काट दिया तो उसे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसने उसके पुत्र का इलाज समय पर नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जो भी सेकंड जो
अभ्यास में व्याख्या दी गई वो भी आप लोगों को करनी है। फर्स्ट व्याख्या तो फर्स्ट वीडियो में दिया था, सेकंड व्याख्या अब आपको करनी है। क्लियर? ओके क्लास।